हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। वैसे तो आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुंह से, रिश्तेदारों के मुंह से, आजू बाजू दोस्त यार या फिर सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके मुंह से अक्सर ये कहावत सुनी होगी। और अगर इनमें से किसी के मुंह से ये कहावत नहीं सुनी तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने बॉलीवुड के डायलॉग्स में ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी अपराधी अपनी माँ के पेट से अपराधी बन के पैदा नहीं होता है। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज का जो डिस्क्रिमिनेशन है, समाज का जो माहौल है, जो अत्याचार है, उसकी वजह से घुटने टेक दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा और वो आपराधिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं और अपराध की तरफ, अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आज जिस इंसान के बारे में बात करने के लिए आए होंगे, जो कि थंबनेल देख के ऑब्वियसली यू नो आई एम हियर टू टॉक अबाउट मनोहर सुरवे उर्फ मनिया सुरवे, उसकी कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। क्योंकि मनोहर सुरवे को मनिया सुरवे बनाने में मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था, जिसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। पर ऑब्वियसली बात है कि हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर आपके साथ कोई बुरा काम किया जाता है सिस्टम के द्वारा, तो क्या द ओनली सोल्यूशन इज टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम वायलेंटली, किल इनोसेंट पीपल। और अगर आपको एक सेकेंड चांस दिया जाता है लाइफ में, तो क्या वो आपको नहीं अपनाना चाहिए। इस वीडियो में आपको एक और इंसान जो रिसेंटली मारा गया था, सुशांत सिंह राजपूत, उसकी भी थोड़ी सी झलक दिखेगी। और वो दिखेगी आपको मुंबई पुलिस किस तरीके से इस्तेमाल करती है लोगों का, और प्रोबेबली जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इस केस को उस केस से रिलेट कर पाओगे व्हेन इट कम्स टू मुंबई पुलिस। पर वो वीडियो में बहुत आगे होने वाला है, तो मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मनोहर सुरवे मनिया सुरवे कैसे बना, मुंबई पुलिस का उसके अंदर क्या रोल था, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम भी इससे टक्कर लेने से डरता था, और कौन सी वे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इन स्पेसिफिक 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिनके अंतर्गत ये बताया जाता है कि मनिया सुरवे का इवेंचुअली एनकाउंटर किया गया और पुलिस की गाड़ी में तब तक उसको जिंदा घुमाया गया जब तक उसने अपनी आखिरी सांस नहीं ले ली थी। This video is all about how Manohar Surve became Mania Surve. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1952 में। 1952 में रत्नागिरी करके एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे 8 साल का मनोहर सुरवे अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहा करता था। बट 52-53 के आसपास की बात है जब इसके माता पिता इसके दूसरे भाई के साथ, भार्गव के साथ, मुंबई शिफ्ट करते हैं। मुंबई में परेल नाम की एक जगह है जहां पर ये चौल में रहना शुरू करते हैं। मनोहर सुरवे की जो माता जी थी, उनकी ये सेकेंड मैरिज थी, यानी कि बाप जो था वो सौतेला था, भाई जो था वो सौतेला था, और भाई उम्र में इससे बड़ा था। मनोहर सुरवे जो है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करता था और पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा भी था। उसकी प्रवृत्ति किसी भी तरीके से किसी भी आपराधिक या वायलेंट इंसान की नहीं थी। पर उसका जो बड़ा भाई था, जिसका नाम भार्गव था, उसको आसपास के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग, आसपास के दुकानदार जो लोग थे, वो सारे के सारे उसको बुलाया करते थे भार्गव दादा के नाम से। और वो इसलिए कि भार्गव दादा एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का इंसान था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया करता था, लोगों को डराना धमकाना, मारपीट करना, हाथापाई करना, हफ्ता वसूली करना, इस तरह के कार्यों में वो हमेशा से लिप्त रहता था। हैविंग सेड दैट, घर के अंदर एक अपराधी प्रवृत्ति के इंसान के होने के बावजूद भी मनोहर का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था व्हेन इट केम टू शोइंग एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन कि वो वायलेंट इंसान है या फिर वो आपराधिक कोई कार्य करना चाहता है। पोल्स अपार्ट, सौतेले भाई थे, पोल्स अपार्ट। हालांकि दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा था। मनोहर का पूरा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ और भार्गव दादा का पूरा इंटरेस्ट गुंडागर्दी की तरफ। भार्गव को लोग दादा इसलिए भी बुलाते थे क्योंकि वो अपना गेटअप जो है पूरा महाराष्ट्रियन स्टाइल में रखता था, उसी तरीके से कपड़े पहनता था, टोपी लगा के, तिलक विलक लगा के, वो उसका महाराष्ट्रियन स्टाइल था, जो बेसिकली जिसकी वजह से उसको दादा कहा जाता था। अब हुआ यूँ कि परेल में रहते हुए जब माँ बाप को ये दिखाई दिया कि भार्गव जो है गलत संगति में पड़ रहा है, और इस डर से कि उसका इम्पैक्ट शायद मनोहर के ऊपर आ जाए, ये डिसाइड करते हैं वहाँ से निकलने का। और वो डिसाइड करते हैं कि वो दादर में एक अगर बाज़ार है, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जो कि एक बेसिकली ठीक ठाक अच्छा एरिया भी उस टाइम पे माना जाता था, साफ़ सुथरा एरिया। कोई ऐसे आपराधिक हरकतें जो हैं उस समय उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। हालांकि महाराष्ट्र हमेशा से अंडरवर्ल्ड के धौंस के नीचे ही रहा है, बट वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी नगरी में काना राजा, उसी तरीके से दादर भी था।
एनीवेज यहाँ पे जो भार्गव भाई हैं, जो सौतेले भाई हैं, वो घर का पूरा खर्चा उठाया करते थे, माँ बाप की दवा दारू, घर का किराया और भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बावजूद भार्गव अपने छोटे भाई से, सौतेले भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी भरसक कोशिश ये रहती थी कि किसी भी तरीके से उसकी आपराधिक ज़िंदगी का प्रभाव मनोहर की ज़िंदगी पे ना पड़े। वो चाहता था कि मनोहर पढ़ाई करे, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी नौकरी करे और एक वाइट कॉलर नौकरी करे और अपने माँ बाप का सहारा बने आगे जाके। अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस बाय अ माइंड दैट वाज क्रिमिनल बाय नेचर बचपन से एंड न्यू नथिंग एक्सेप्ट देन टू एक्सटॉर्ट पीपल, झगड़ा वगड़ा करना, दंगा फसाद करना, यही सारे की सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया मनोहर के प्रति इसका स्नेह काफ़ी ज़्यादा था, तो दादर में ही कीर्ति कॉलेज में ही उसका एडमिशन करवा देता है। पढ़ाई लिखाई में तेज़ था तो वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी से चल रही थी। किसी भी तरीके से कॉलेज के अंदर मनोहर ने कोई झगड़ा कभी भी नहीं किया, ना ही अपने भाई की कभी धौंस दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि भाई एक अच्छा खासा एक नॉन गुंडा था एरिया में, पर कभी भी उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। वो सीधा कॉलेज जाता, पढ़ाई करता और कॉलेज से वापस आता। नो राइटनेस, नो होलीगनिज्म, नो गुंडागर्दी, ना किसी के साथ फालतू लोगों के साथ बैठना। मनोहर के अंदर, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ऐसी कोई भी चीज़ विजिबल नहीं थी जो ये कहती लोगों को कि ये इंसान आगे जाके एक बहुत बड़ा गुंडा बनने वाला है। लेकिन मनोहर की ज़िंदगी की एक प्रॉब्लम थी। मनोहर की ज़िंदगी की प्रॉब्लम थी उसका भाई। चक्कर ये है कि उस दादर के उस इलाके में और आसपास के इलाके में इसका भाई कोई भी गुंडागर्दी का काम करता, किसी व्यापारी को पीट दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से हफ्ता वसूली करी, किसी को धमकी दी है, तो ये सारे काम करने के बाद वो इमीडिएटली मुंबई छोड़ के कुछ समय के लिए भाग जाता था, छुप जाता था, अंडरग्राउंड हो जाता था। फंसता था लेकिन मनोहर, क्योंकि पुलिस वाले आते थे और मनोहर को या फिर उसके पिताजी को उठा के लेके जाते थे, उसको पीटा करते थे अक्सर कि बता तेरा भाई कहाँ है। हालांकि मनोहर का कोई लेना देना नहीं होता था भार्गव की किसी भी गलत काम से, उसके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, पर फिर भी हमेशा पुलिस वालों के द्वारा इनको पकड़ा जाता था। एक स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था दाभोलकर। वो अक्सर यही किया करते थे। जब भी भार्गव दादा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके अंडरग्राउंड हुआ करते थे तो उनका पहला काम होता था मनोहर को कॉलेज में लोगों के सामने उठाना, पुलिस स्टेशन लाना, उसकी पिटाई करना और उससे लगातार सिर्फ एक ही सवाल पूछना जिसका जवाब मनोहर के पास नहीं होता था कि बता तेरा भाई कहाँ है। ये सारा का सारा कांड चल रहा था। मनोहर जो है अपनी पढ़ाई इवेंचुअली बीएससी में, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 78% आए थे उसको, अपनी पढ़ाई उसने ख़त्म कर ली थी मोर और लेस। पर 69 का वो समय ऐसा आता है जिसने मनोहर की ज़िंदगी को पूरा बदल दिया था और यहाँ से मनोहर मन्या सुर्वे बनने की तरफ अग्रसर हो गया था। हुआ यूँ कि जो दादर का एरिया था, प्रभा देवी का एक एरिया था जहाँ पे इसका जो भाई है भार्गव अक्सर गुंडागर्दी किया करता था, एज यूजुअल जो उसका काम था। एक बारी उसने एक व्यापारी से 50,000 रुपये का एक्सटॉर्शन मांगा। उस व्यापारी के द्वारा भार्गव को पैसे दिए जाने से इनकार कर दिया गया कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी रकम, कोई भी हफ्ता वसूली नहीं दूंगा। 50,000 रुपये दिए जाने से मना किया जाता है। तो भार्गव उस व्यापारी को डंडों से, हॉकी स्टिक से पीटना शुरू करता है और पीट पीट के उसको लहूलुहान कर देता है। अधमरा करके वो उसे पीट के वहां से छोड़ के भाग जाता है। भार्गव के वहां से भागने के बाद उस व्यापारी की वहां पे मौत हो जाती है। अब उस मौत के बाद प्रभा देवी के इलाके में जितने भी बिजनेसमैन थे दे गेट प्रीटी एंग्री, जो कि बड़ा ऑब्वियस सी बात थी। उनको गुस्सा आता है और वो सारे के सारे जो है धरना देना शुरू करते हैं, सड़कों पे सड़क जाम करना शुरू कर देते हैं। दादर पुलिस स्टेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कि कोई एक्शन लिया जाए, पर चक्कर ये है कि भार्गव भाग चुका था। भार्गव का कोई ठिकाना नहीं था कि वो कहाँ पर है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था। बिजनेसमैन जो है पुलिस को गालियां दे रहे थे, गवर्नमेंट भी कह रही थी कि दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो दाभोलकर साहब को एक खबर मिलती है और खबर ये कि जिस समय डंडों से, स्टिक से उस व्यापारी को मारा जा रहा था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, उस समय मनोहर सुर्वे वहां पे मौजूद था। हालांकि मनोहर सुर्वे का कोई भी लेना देना नहीं था उस पिटाई के अंदर, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट फिर भी ओनली विद द फैक्ट कि वो वहां पे मौजूद था, दाभोलकर साहब डिसाइड करते हैं कि वो उसे अरेस्ट करेंगे और उसको को कॉन्स्पिरेटर बनाते हैं इस केस के अंदर। इसी दौरान में भार्गव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोनों भाई को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पे जस्टिस गुप्ते होते हैं जो कि इस केस को हेयर कर रहे थे। केस की सुनवाई चल रही होती है, सेशन कोर्ट था और यहाँ पे जस्टिस गुप्ते ने सारे के सारे सबूत जो है वो देखने शुरू किए पुलिस के द्वारा
ऑब्वियसली कुछ सबूत क्रिएट भी किए गए ताकि ये साबित किया जा सके कि मनोहर सुर्वे जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट था व्हेन इट केम टू बीटिंग अप दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन। जस्टिस गुप्ते जो हैं पुलिस के फैब्रिकेटेड एविडेंस को एक्सेप्ट करके, वेदर ही न्यू इट और नॉट, पर उसको एक्सेप्ट करके भार्गव को और मनोहर सुर्वे दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उनके सामने एक सीन बड़ा प्रोमिनेंट था, और वो था पहली बारी मनोहर का गुस्से में आना, जो कि लाजमी भी था फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ अगर पुलिस इस तरीके से फैब्रिकेटेड केस बनाए तो उसको गुस्सा आ सकता है, स्पेशली जब उसको ये दिखाई दे कि उसका करियर जो है ख़त्म होने वाला है। एक 78% ला के ग्रेजुएशन करने वाला एक इंसान जो प्रोबेबली एक अच्छी नौकरी पाने वाला था बहुत जल्दी, उसको दिख रहा था कि उसका करियर ख़त्म होने वाला है। एक क्रिमिनल केस उसके ऊपर साबित किया जा चुका था, उसे आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो उसने कोर्ट में ही, सेशन कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो दाभोलकर वहीं पर बैठा हुआ था। तो दाभोलकर को मनोहर सुर्वे ने वहाँ पे खुलेआम मौत के घाट उतारने की धमकी दी और उसे ये कहा था कि जिस दिन भी मैं जेल से वापस आऊँगा सबसे पहले तेरा ही खात्मा करूँगा। तो लोगों को उसका ये व्यवहार देख के ऐसा यकीन हो गया कि हो ना हो ये इंसान भी वायलेंट प्रवृत्ति का है और इसने भी अपने भाई का सपोर्ट किया था उस इंसान को पीटने में, जो कि सच से बिल्कुल दूर था। मनोहर का गुस्सा इसलिए नहीं था कि वो गुस्से वाला था, मनोहर का गुस्सा यहाँ पे इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने कहा, ही कुड सी हिज करियर स्लिपिंग अवे फ्रॉम हिज ग्रास्प। वो ये देख रहा था कि नाउ हिज ओनली, उसकी ज़िंदगी बेसिकली अब रह जाएगी क्रिमिनल्स के बीच के अंदर। उसकी ज़िंदगी के जो भी अच्छे सपने उसने और उसके माँ बाप ने देखे थे वो दाभोलकर ने एक फैब्रिकेटेड केस के द्वारा ध्वस्त कर दिए थे। खैर 69 में येरवाड़ा जेल भेजा जाता है दोनों को, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके कई दुश्मन भी बने और इसके कई दोस्त भी बने। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे क्लोज दोस्त जो बना वो था शेख मुनीर। शेख मुनीर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था और बड़े बड़े अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह के केसेस और हाथापाई, दंगे फसाद, ये सब के केसेस उसके ऊपर थे। उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो ऐसे चाकू छुरी तो नॉर्मल सी चीज़ थी उसके लिए, बट जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस था वो थे उसके दांत। ऐसा कहा जाता है कि अगर शेख मुनीर के पास हथियार नहीं होते थे तो अपने दांतों का सहारा लेके लोगों के ऊपर अटैक करता था और वहाँ से फिर भाग जाता था। किसी का कान काट लिया, किसी की गर्दन पे काट लिया, मांस के लोथड़े लोगों के शरीर से दांत के द्वारा चबा के वो बाहर निकाल लेता था, और इसी वजह से लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे। बट जिस इंसान से लोग डरा करते थे, शेख मुनीर, वो मनोहर सुर्वे का वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बन गया था। शेख मुनीर की जो सज़ा है वो मनिया सुर्वे के पहले ख़त्म होने वाली थी और वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके निकलने के पहले मनोहर सुर्वे एक प्लान बनाता है। हालांकि आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी और 8 साल ये वहाँ पे सज़ा बिता चुका था, और अच्छे व्यवहार के बदौलत और उस समय जो भी सिस्टम चला करता था, अगले 1-1.5 साल में मनोहर जो है जेल से बाहर निकलने वाला था। बट फॉर सम रीज़न ही डिसाइड्स कि ये 1.5 साल तक इंतज़ार नहीं करेगा, ये जेल से भागेगा, और वो एक प्लान बनाता है शेख मुनीर के साथ। शेख मुनीर अपनी सज़ा ख़त्म करके बाहर निकलता है और मनोहर का जो प्लान था वो एग्जीक्यूशन में लाया जाता है। मनोहर भाई साहब भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करते हैं ये कह के कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा खाना मिलना चाहिए, रहने की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए व्हेन कंपेयर्ड टू अदर पीपल, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे घर का हूँ, मेरा फर्स्ट क्राइम है। हालांकि क्राइम इसने किया नहीं था, बट इस तरीके की चीज़ों का वो देके इसने बेसिकली वहाँ पे ये ड्रामा करना शुरू किया। और जब इसने भूख हड़ताल करी तो इसका वज़न करीबन 20 किलो के आसपास गिर गया था। अब 20 किलो वज़न गिरने के बाद इसे पुणे के ससून हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तो इसे ससून हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहाँ पे प्लान का जो है नेक्स्ट फेज एग्जीक्यूट होने वाला था। यहाँ पर जो इसके 2 बड़े दोस्त थे, एक शेख मुनीर और एक बाजिया पाटिल, जो जिससे इसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी, वो इसको यहाँ से छुड़वाने वाले थे। अब चक्कर ये हुआ कि ये दोनों इससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे जो मौजूद थे, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मनोहर सुर्वे वहाँ से भाग ना जाए, उनके ऊपर हमला करके जो लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए खड़े थे बेसिकली कि ये भाग ना जाए, उन्हीं के ऊपर शेख मुनीर और बाजिया पाटिल के द्वारा हमला किया जाता है और वहाँ से मनोहर सुर्वे को भगा लिया जाता है। मनोहर सुर्वे अभी तक मनिया बन चुका था, उसकी मेंटालिटी आपराधिक हो चुकी थी और शेख मुनीर की दोस्ती और बाजिया पाटिल ने उस चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दिया था। पुणे की जेल से भाग के शेख मुनीर और बाजिया पाटिल के साथ ये आ जाता है मुंबई, और मुंबई में आने के बाद 78%
लाने वाला ये इंसान चूँकि अब जेल से भाग चुका था, तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये क्रिमिनल लाइफ की तरफ जाए। हालाँकि अगर ये सिर्फ 1.5 साल और इंतज़ार करता और अपनी सज़ा काट के बाहर निकलता, तो शायद ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता था। पर मनोहर सुरवे उर्फ मनिया सुरवे ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने ये डिसाइड कर लिया कि जिस चीज़ के लिए पुलिस ने मेरे ऊपर केस चलाया था और साबित कर दिया था कि मैं अपराधी हूँ, मैं उसी इंडस्ट्री में जाऊँगा। और यहाँ से मनोहर सुरवे बन जाता है मनिया सुरवे। मुंबई में आने के बाद ये शेख मुनीर और बाजिया पाटिल के साथ एक इंसान से मिलता है जिसका नाम था मधु भाई। मधु भाई से भी इसकी मुलाकात जो है येरवाड़ा जेल में ही हुई थी। मधु भाई जो है एक पिस्टल रखा करते थे अपने पास, और इस चीज़ से इम्प्रेस होके मनिया ने भी उनसे एक पिस्टल मांगी और एक पिस्टल रखनी शुरू करी, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि जनरली लोग जो गैंगस्टर्स भी हुआ करते थे वो उस समय चाकू छुरी का ही इस्तेमाल किया करते थे। तो पिस्टल ले ली थी और पिस्टल और इन 3-4 लोगों की मदद से गैंग बन चुका था। अब गैंग में एक और इंसान को शामिल करना था जिसका नाम था अरुण। अरुण की मुलाकात भी इनके साथ जेल में हुई थी। अरुण को ये अपने गैंग में शामिल कर लेता है और अरुण ही था जो बाद में इसकी गाड़ी-वाड़ी चलाया करता था। तो बेसिकली यहाँ पे एक गैंग तैयार हो चुका था मनिया सुरवे का। मनिया सुरवे, शेख मुनीर, बाजिया पाटिल, मधु भाई और अरुण। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे बेसिकली मनिया सुरवे के गैंग के। उसके बाद सबसे पहले ये एक वाइट कलर की एम्बेसडर छीनते हैं, और उस वाइट कलर की एम्बेसडर की छीनते नहीं, चोरी करते हैं, और उसकी चोरी करने के बाद एक छीना झपटी का जो क्राइम होता है उसमें लिप्त हो जाते हैं। इनकी शुरुआत बेसिकली वहीं से हुई थी। 5700 रुपये, 5700 रुपीज वॉज द फर्स्ट स्नैच एंड ग्रैब काइंड ऑफ थिंग जो इन लोगों ने किया था छीना झपटी वाला सीन। हालांकि मनिया सुरवे अपना गैंग शुरू कर चुका था, 4 लोगों के साथ काम कर रहा था, पर एक इंसान को वो अभी तक नहीं भूला था, और वो था दाभोलकर। दाभोलकर वही इंसान जिसने मनोहर सुरवे को मनिया सुरवे बनने पे मजबूर किया। अब इसको खुफियापंती कह लो या चुल कह लो, मनिया सुरवे अक्सर दाभोलकर को फ़ोन किया करता था और फ़ोन करके उसे धमकी दिया करता था कि वो उसे जान से मार देगा। पहले तो पुलिस वाला नहीं डरा कि छोटा-मोटा गुंडा है, ऐसी धमकी दे रहा है, पर जब कॉल्स लगातार आने लगे तो दाभोलकर भी इवेंचुअली डरना शुरू कर जाता है। डर का माहौल इतना ज़्यादा हो गया था कि दाभोलकर ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था ताकि सड़क पे चलते हुए मनिया सुरवे इसे आसानी से पहचान ना सके। दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ा ली थी, सर पे जितने भी थोड़े बहुत बाल थे उनको काला कर लिया था, और उसके मन में मनिया सुरवे का एक डर बैठ गया था। फिर जब कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी और दाभोलकर को ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि प्रोबेबली ये किसी दिन पकड़ के मुझे मार देगा, तो वो एक डिसीजन लेता है, और डिसीजन था कि नौकरी छोड़कर दिल्ली जाकर अपनी बेटी के साथ रहना। एक छोटे से गुंडे ने अपने करियर के स्टार्ट में ही एक पुलिस वाले को, जिसने उसे सज़ा दिलवाई थी, उसे जेल से बाहर आने के बाद मजबूर कर दिया था मुंबई छोड़ने के लिए। ये रुतबा था मनिया सुरवे का। मनिया सुरवे इसी तरीके के क्राइम कर रहा था और जेल से भागा हुआ तो था ही, पुलिस ऑब्वियसली इसकी फिराक में लगी हुई थी, इसको ढूंढ रही थी। तो इसी दौरान 4 मार्च 1979 को मनिया सुरवे को क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और एक बार फिर से इसे ससुराल भेज दिया जाता है, येरवाड़ा जेल। येरवाड़ा जेल में वहीं पे इसका सारा का सारा फिर से कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ पे ये 8 महीने के आसपास रहा। हालांकि इसकी सज़ा और भी ज़्यादा थी, जो 1.5 साल बाकी थे वो, और भागने के बाद जो सज़ा ऐड हुई वो, और यहाँ वो सिर्फ 8 महीने ही रहा, क्योंकि 8 महीने बाद उसने एक प्लान फिर से बनाया जिसकी वजह से ये जेल से बाहर निकलने वाला था। और उसका रीज़न ये था प्राइमरीली कि वहाँ पे सुहास नाम का एक दूसरा गुंडा रहा करता था जिसे लोग पोतिया भाई के नाम से भी जानते थे, और पोतिया भाई एक अच्छा खासा रुबाबदार इंसान था, और इसके और मनिया सुरवे के बीच में अक्सर झड़प हुआ करती थी, कई बार खूनम खून भी बह जाया करता था, और पुलिस वाले इस चीज़ से परेशान थे कि रोज़ इनके झगड़े होते रहते हैं। उस चीज़ से निजात पाने के लिए येरवाड़ा जेल से निकाल के इसे भेजा जाता है रत्नागिरी। रत्नागिरी के जेल में इसे भेजा जाता है, और रत्नागिरी की जेल में पहुंचने के बाद मनिया सुरवे फिर से वही प्लान बनाता है कि मुझे जेल तोड़ के भागना है। प्लान बिल्कुल वही जो पहले किया गया था, भूख हड़ताल। तो वहां से भूख हड़ताल फिर से शुरू करता है और इसकी तबीयत जो है बिगड़नी शुरू होती है। वहां से इसे एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, और वो यहाँ से भाग नहीं पाता है क्योंकि पुलिस वाले ऑब्वियसली न्यू कि दिस इज व्हाट हिज आइडिया, दिस इज व्हाट ही वर्क, दिस इज हाउ ही वर्क्स। पर ये जो जेल तोड़ के इवेंचुअली भागने में सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद में अकेला खुद ही जो है रत्नागिरी की जेल तोड़कर वहां से फरार होकर दोबारा से मुंबई की तरफ निकल जाता है। 8-9 साल जेल में रहने की वजह से मनिया सुरवे की ज़बान, उसका लहजा, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका था। वो अब एक प्रॉपर गुंडा बन चुका था। कद काठी भी वैसी थी, लंबा चौड़ा था, बॉडी भी बना रखी थी, जेल में वर्जिश पूरी किया करता था।
इस समय दोबारा से जैसे मैंने कहा मुंबई आता है और उसका जो गैंग था शेख मुनीर, अरुण, मधु भाई और बाजिया पाटिल, इन सबसे दोबारा कांटेक्ट करता है और इस गैंग को दोबारा से कमांड करना शुरू करता है। फिर समय आता है मनिया सुरवे की ज़िंदगी के पहले कत्ल का, और वो था शेख अजीज़ नाम का एक इंसान। शेख अजीज़ जो है उससे मनिया सुरवे की पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एक्चुअली में शेख मुनीर का दुश्मन था। उनकी कट्टर दुश्मनी थी और शेख मुनीर चाहता था कि शेख अजीज़ को रास्ते से हटा दिया जाए, और यही वो कारण है कि सिर्फ अपने दोस्त के कहने पे मनिया सुरवे ने शेख अजीज़ का खात्मा कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं मनिया सुरवे के बारे में, क्योंकि एज यू नो पढ़ा लिखा इंसान था, 78% मार्क्स भी आए थे। ही वॉज अ वेरी एक एक ऐसा इंसान जिसे पढ़ने का काफ़ी शौक था। एक राइटर हुआ करते थे जेम्स हेडली चेज, वो जासूसी उपन्यास लिखते थे, नॉवेल्स लिखा करते थे। ये उनकी उपन्यास काफ़ी पढ़ा करता था, और इसके कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो डायरेक्टली जेम्स हेडली चेज के नॉवल से निकाली जाती थी। वो जो आइडिएशन उन किताबों के अंदर होते थे उनको ये रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करता था, और इसी वजह से इसका इंप्रेशन लोगों के बीच में ये भी था कि ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो काफ़ी स्ट्रैटेजाइज करता है, प्रोज एंड कॉन्स देखता है, और हर तरीके के सिचुएशन को इवेल्युएट करने के बाद ही किसी क्राइम को एग्जीक्यूट करता है। एक पढ़ा लिखा, एक स्ट्रेटेजिक माइंड हु वाज सून गोइंग टू बी अ गैंगस्टर, जिससे दाऊद इब्राहिम भी डरने वाला था। 1979 में मुंबई के अंदर ही अपना आतंक जो है फैला चुका था, और काफ़ी एरियाज पे इसने अपनी पैठ जो है वो बना ली थी। 1979-80 का वो दौर है जब मुंबई के अंदर एक और गैंग चला करता था, दाऊद इब्राहिम गैंग। डी गैंग एज सच नहीं कहते थे लोगों से, बट दाऊद इब्राहिम गैंग था, जिसे दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर इब्राहिम जो था वो रन किया करता था। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग गैंग, पर दाऊद इब्राहिम का गैंग भी और सबीर भी जो था वो भी मनिया सुरवे के गैंग के सामने नहीं आते थे। उनसे बेसिकली दे यूज्ड टू मेक श्योर कि उनका आमना सामना कभी भी ना हो। अब मनिया सुरवे क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था, और परिवार के जो लोग जो है इससे परेशान होने लगे थे। हर माँ जो सोचती है कि शादी के बाद सुधर जाएगा, यही इनकी माताजी ने भी सोचा, और इवेंचुअली इनकी शादी करवा दी जाती है। करीबन उम्र रही होगी कोई 34-35 ऐसा ही कुछ, मिड-30s टाइप की। शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे, घर का ख्याल भी रखना था, और मनिया को अक्सर पैसे की कमी जो है वो महसूस होती थी। पैसे की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि हथियार खरीदने थे ताकि अपना एक्सपेंशन किया जा सके। पैसे थे नहीं, और छोटे मोटे छीना झपटी के केसेस में इन्वॉल्व थे ये लोग उस समय, तो एज सच कोई हार्ड कैश नहीं था इनके पास। तो ये अपने एक दोस्त से मदद मांगते हैं 1979 में कि मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। तो इसका जो दोस्त है वो इसे पैसे देने से मना कर देता है। मनिया उस समय कुछ भी नहीं कहता है। फिर एक जिम होता था, वहाँ पे ये पहुँचता है शाम के 6 बजे के आसपास में, और जैसे ही अंदर घुसता है तो लोगों की आंखें जो है सिर्फ इसी को फॉलो कर रही होती, क्योंकि जैसे मैंने बताया लंबा चौड़ा इंसान था, वर्जिश किया हुआ था, अच्छे खासे बॉडी थे। तो सबको ये लगा कि अब ये आएगा वर्कआउट करना शुरू करेगा। कलरफुल कपड़े थे, एक शर्ट पहनी हुई थी, बरगंडी टाइप का कुछ पैंट था, वही जैजी सा लुक जो गैंगस्टर को उस समय पसंद आया करता था। मनिया सुरवे बीच जिम में खड़ा होता है और अपनी नज़र जो है पूरे जिम में दौड़ाता है। वो किसी को ढूंढ रहा था, और वो जिसे ढूंढ रहा था इवेंचुअली इसकी नज़र उस इंसान पर पड़ती है। ये वही दोस्त था जिससे इसने पैसे मांगे थे हथियार खरीदने के लिए। हालांकि ये नहीं कहा था कि हथियार खरीदने हैं, बट पैसे उससे मांगे थे जो उसने मना कर दिया था। तो मनिया सुरवे धीरे धीरे आराम से टशन में जाता है और अपने दोस्त के पास खड़ा होता है। उसका दोस्त इसे देखता है आंख में आंख डाल के, एंड ही डिडंट थिंक मच ऑफ इट। फिर बिना एक शब्द कहे, कुछ भी कहे हुए, मनिया सुरवे अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और 2 गोलियां उसके दोनों थाइज में, उसके दोनों जांघों में मार देता है, और बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाता है। ऑब्वियस सी बात है किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको वहां पकड़ने की, रोकने की, या एज सच कोई एक्शन लेने की, क्योंकि जो इंसान चलते फिरते आराम से एकदम काम तरीके से आके किसी को गोली मार के ऐसे निकल सकता है, उससे कोई पंगा क्यों ही लेना चाहेगा। तो स्टोरी बेसिकली ये है कि ये अपने ना नहीं सुन सकता था, और ये तैयार था अपने दोस्तों के ऊपर भी हमला करने के लिए, उनको भी नहीं बख्शता अगर इसको कोई ना कह दे। और 1979 में एक और घटना होती है जो इस बात का एक और सबूत है, जहाँ पे इसका एक दोस्त हुआ करता था जो एक ट्रैवल एजेंसी रन किया करता था। ये उससे भी पैसे मांगता है, और उसने भी बेचारे ने मना कर दिया। अब उसे क्या पता था कि एक दूसरे इंसान के साथ ये कांड कर चुका है, तो ये पैसे देने से मना कर देता है। शाम को मनिया सुरवे शेख मुनीर और मधु भाई के साथ पहुंचता है इसके घर, और इसकी पिटाई करना शुरू करता है।
कोशिश करके भी वो इंसान इससे पलट के नहीं झगड़ सकता था, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची थी जो उसकी बेटी थी, उसकी कनपट्टी पे मनिया सुरवे ने बंदूक तनवा दी थी और उस इंसान की बेतहाशा पिटाई करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान ने इसको पैसे देने से मना कर दिया था। मनोहर सुरवे एक अच्छा स्टूडेंट, एक सीधा साधा लड़का, मनिया सुरवे बनने के बाद छोटे बच्चों के ऊपर भी बंदूक तान दिया करता था, लोगों से ना नहीं सुनता था, किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था और ये सोचता था कि अगर मैंने कह दिया तो वैसा होना चाहिए। मारपीट वारपीट करता है और वहां से निकल जाता है और वहां से बेसिकली ये इंप्रेशन बनना शुरू हो गया था इसका कि ये तो अपनों का भी नहीं है, सगों का भी नहीं है, दोस्तों का भी नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट ही हैड बिकम। अब ऑब्वियसली एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि जो इसके साथ हुआ, बट छोटे बच्चों के ऊपर बंदूक तानना किसी भी तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ समाज ने क्या गलत किया है, आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर आता है साल 80 के आसपास का। 80 में एक नए स्टाइल का क्रिमिनल तरीका अपनाया शेख मुनीर और मनिया सुरवे ने। इन्होंने जो कैश वैन्स हुआ करती थी बैंक्स की, जो कैश डिलीवर करती है अलग अलग बैंक्स के ऊपर, उनको लूटना शुरू किया। रास्ते में मतलब जैसे ही कोई बैंक के सामने वो खड़ा होता था वैन और कैश आता था, वहां से छीना झपटी करके कैश लेके निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक बार ये हुआ, इन्होंने, एक व्यापारी आया था कैश जमा कराने के लिए, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि वो कैश जमा कराने के लिए आया है, ये इसे वो ब्रीफकेस देने के लिए कहते हैं और वो मना कर देता है। अब मनिया सुरवे को कोई कैसे मना कर सकता है, और मना करते ही लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उसने इमीडिएटली वो ब्रीफकेस जो है बैंक के अंदर फेंक दिया। इमीडिएटली उसके बैंक में ब्रीफकेस फेंकने के बाद मनिया सुरवे और शेख मुनीर ने गोली मारकर इस व्यापारी की वहीं पे हत्या कर दी। फिर वो ब्रीफकेस वहां से उठाया और वहां से भाग लिए। इसी तरीके से इन्होंने फिर एक बारी और बैंक वैन को लूटा, जहाँ पे 7 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जो गार्ड वगैरह थे उनको पीट पाट के वैन को ही चोरी करके ले गए। गार्ड्स को नीचे फेंका, कुछ दूर पे जाके वैन को अबैंडन कर देते हैं और पैसा लेके 7 लाख की रकम लेके वहां से भाग लेते हैं। मनिया सुरवे का नाम लगातार पुलिस वालों को सुनाई दे रहा था और पुलिस वाले इस नाम से अब फ्रस्ट्रेट होने लगे थे कि एक होता है ना, पिछवाड़े में एक कांटा जैसे चुभ गया हो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट उस तरीके की फीलिंग पुलिस को आ रही थी। हालांकि पुलिस को इस बात का भी इल्म था ऑब्वियसली इंटरनली कि मनोहर सुरवे मनिया सुरवे कैसे बना, और वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कल का लौंडा आखिरकार हमें इतना परेशान कैसे कर रहा है। इन पैसों को चुराने के बाद मनिया सुरवे इन 7 लाख रुपए से और हथियार खरीदता है और उसके बाद मुंबई में आतंक मचाना शुरू करता है। पुलिस इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर चक्कर यह है कि किसी ने इसे देखा ही नहीं था। 69 में जब ये अरेस्ट हुआ था, जब इस पुलिस ने फैब्रिकेट करके इसे अंदर करवाया था, उस समय की फोटो के बाद इसकी कोई भी ताज़ा फोटो जो है मौजूद नहीं थी पुलिस वालों के पास। तो एज इट इज़, जब किसी ने उसको देखा ही नहीं तो पकड़े तो कैसे पकड़े। और उम्र के साथ शक्ल बदल गई थी, लुक चेंज कर लिया था, कपड़े लत्ते सब कुछ चेंज हो गया था, बॉडी वॉडी बना ली थी। ही वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड पुलिस हैड नो आइडिया कि मनिया सुरवे आखिर में दिखता कैसा है। पुलिस के दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा था और मनिया सुरवे धीरे धीरे आगे बढ़ने की, क्रिमिनल सिंडिकेट के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर इसका सामना होता है एक पॉलिटिशियन से। एक पॉलिटिशियन थे और हैं, अगर नाम गेस कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में या चैट रूम में ज़रूर बताना। सिद्धिविनायक मंदिर के सामने उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और रेस्टोरेंट के ऊपर ही उन्होंने एक चॉल टाइप का एक बना रखा था। एक काफ़ी वास्ट एरिया था, वो काफ़ी बड़ा एरिया था और वहाँ पे काफ़ी लोग रहा करते थे। भरा, हमेशा रेस्टोरेंट भी खचाखच भरा रहता था और चॉल जो है वो भी भरा हुआ था। फिर इवेंचुअली वो पॉलिटिशियन जो हैं, जो आगे जाके महाराष्ट्र के सीएम भी बने, वो उस समय डिसीजन लेते हैं कि वो यहाँ पे रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने रियल एस्टेट का। तो वो सबको ऑफर देते हैं कि आप लोग यहाँ से इस जगह को खाली कर दीजिए। चॉल वालों को बेसिकली कहा जाता है जगह को खाली करने के लिए, और ये कहा जाता है कि आपको इसके एवज में मुआवजा भी दिया जाएगा। अब पॉलिटिशियन था, अच्छी खासी सांठगांठ थी, सीएम तो बाद में बना था। अब चौल वाले उस चौल को खाली नहीं करना चाहते थे, तो वो पहुंचते हैं मनिया सुरवे के पास मदद मांगने के लिए। तो मनिया सुरवे जो है पॉलिटिशियन के पास आता है और उसके सामने टिक जाता है और कहता है कि आप इनसे ये जगह खाली नहीं करवा सकते, और अगर आपको इनसे ये जगह खाली करवानी है तो आपको इनको मुआवजे के तौर पे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ये 1980 की बात है, जब 5 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखा करते थे, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पॉलिटिशियन जो है उस समय मनिया सुरवे के सामने घुटने टेक देता है और उस रेस्टोरेंट के ऊपर और आसपास में जो चॉल बनी हुई थी उसको रीडेवलप
नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंसान आगे जाके महाराष्ट्र का सीएम भी बनता है और बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से इसके बहुत तगड़े कनेक्शन हैं। इस बारे में मैंने भी बात करी है और पूरी दुनिया इसके बारे में बात करती है। अगर नाम पहचान चुके हो अभी तक, कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करो, उसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। इफ़ यू हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट इन द वीडियो एंड आर येट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अब नोटिफिकेशन की बात कर ली है तो एक और नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो बेसिकली खबर लेके आती है कि मुंबई की तकदीर बदलने वाली थी। 80 का वो ये समय जब मनिया सुरभि अपनी पहुंच और पैठ बढ़ा रहा था, दो और बड़े गैंग हुआ करते थे। एक था पठान गैंग और एक था दाऊद इब्राहिम का गैंग। और इन दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा, हमेशा कत्लेआम, गोलीबारी, कभी किसी का साथी मर गया, कभी किसी ने किसी का गुर्गा मार दिया, इस तरीके का कांड जो है चलता रहता था। और उस समय पे एक और इंसान हुआ करता था जिसका नाम था हाजी मस्तान। शूट आउट एट वडाला मूवी आपको ध्यान आ रही होगी, हालांकि उसमें कई चीज़ें सही भी दिखाई गई हैं पर पूरी चीज़ आपको नहीं बताई गई है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई पीपल लाइक मी मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोस। तो हाजी मस्तान कुरान का हवाला देके इन दोनों ग्रुप के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ यानी सुलह यानी कि ट्रूस करवाने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल भी होता है कि आपको कुरान का वास्ता है कि आप आज से कोई किसी के बंदे को नहीं मारेगा। अपना अपना डेजिग्नेटेड एरिया जो है कन्फाइन कर दिया जाता है एंड एवरीवन वाज हैप्पी। पर ये सुलह जो है सिर्फ 7 महीने तक टिकी थी, सिर्फ 7 महीने तक, क्योंकि 7 महीने के बाद एक ऐसा भूचाल आने वाला था जो हमेशा के लिए मुंबई की, महाराष्ट्र की पर स्पेसिफिकली मुंबई की किस्मत को बदलने वाला था। 7 महीने के बाद पठान गैंग ये डिसाइड करता है कि उन्हें ये सुलह बरकरार नहीं रखनी और सुलह तोड़ने के लिए उनका कदम था दाऊद इब्राहिम के भाई, जो बड़ा भाई था सबीर इब्राहिम, उसका कत्ल करना। दे वॉन्टेड टू किल हिम और कॉम्प्रोमाइज और ट्रूस यहीं से खत्म होने वाला था। पर वो इस काम के लिए अपने किसी बंदे का, अपने किसी गुर्गे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू यूज समवन फ्रॉम दी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल इंसान, एक आउटसाइड वेंडर, और वो आउटसाइड वेंडर था मनिया सुरभि। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मनिया सुरभि का इंप्रेशन लोगों के बीच में ये था कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, स्ट्रेटेजाइज करता है और पूरी प्लानिंग के साथ अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। जो स्पाई नॉवेल्स होते हैं उसमें से आइडिएशन निकाल के ये अपने कामों को करता है, ऐसी भी लोगों को जानकारी थी। तो मनिया सुरभि को पठान गैंग के द्वारा बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई को मार दो। मनिया सुरभि जेम्स हेडली चेस के एक नॉवल से एक आइडिया निकालता है और इवेंचुअली प्लानिंग के बाद सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कैसे होगा। तो हुआ यूँ कि सबीर इब्राहिम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी चित्रा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चित्रा के साथ एक बार वो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो इब्राहिम की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी चल रही थी जो ऐसी गाड़ी दिख रही थी जो बेसिकली न्यूली मैरिड लोगों की होती है, फूल पौधे लगे हुए, सजी धजी हुई गाड़ी, एक वाइट एम्बेसडर। तो ऑब्वियसली इब्राहिम को शक नहीं होता है कि पीछे कोई ऐसी गाड़ी चल रही है जिसमें लोग बैठे हुए हैं उसे मारने के लिए। वो नॉर्मल तरीके से आगे चल रहा होता है। इब्राहिम सीनियर की जो गाड़ी है एक पेट्रोल पंप पे रुकती है और जैसे ही वो गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुकती है, ये नव विवाहित जोड़े वाली जो गाड़ी थी जिसके अंदर शेख मुनीर और मनिया सुरभि वगैरह थे, वो आती है, इब्राहिम को गाड़ी से बाहर निकालती है, उसे 3-4 गोलियां मारती है। गोली मारने के बाद चाकू गोदती है उसके शरीर के अंदर, चित्रा को साइड वाइड में करके, और यहाँ पे दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई को मार दिया जाता है। ये वो सुलह थी जिसके टूटने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का फेस जो है वो बदलने वाला था। दाऊद इब्राहिम जो अभी तक एक बिहाइंड द सीन वाला बंदा था, बिहाइंड द सीन फेस था, वो अब प्रोमिनेंट होने वाला था। दाऊद इब्राहिम गैंग अब बी गैंग बनने वाला था। मनिया सुरभि के बारे में लोग, प्रभा देवी, दादर वगैरह यही सब एरिया है जहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव रहा करता था। मनिया सुरभि के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो चलता था उसके साथ में एक बैग हुआ करता था, उस बैग में पिस्टल हुआ करते थी, चाकू वगैरह हुआ करते थे, हैंड ग्रेनेड भी हुआ करते थे। पर सबसे ज़्यादा लोग जिससे डरते थे वो थी एक तेज़ाब की शीशी जो वो अपने साथ रख के चलता था। उसके बैग में ये सारा का सारा सामान रहा करता था और जिस रौब से वो चला करता था वो माया डॉलर्स और दिलीप बुआ जैसे लोगों को भी पानी पिला दे, शर्मसार कर दे, ऐसा रुतबा था इसका। अब माया डॉलर्स और दिलीप बुआ का मैंने नाम ले ही लिया है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज ऑल्सो। और समझने की कोशिश करें कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड की ये जो
येस्टर ईयर्स के डॉन्स हैं, ये आखिरकार डॉन बने कैसे। अच्छा, मनिया सुरवे की एक और विचित्र सी आदत थी, एक खुफियापंथी, वन मोर खुफियापंथी। मनिया सुरवे को किसी ने देखा नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया, लेटेस्ट फोटो वगैरह कुछ थी नहीं, तो इसको ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। पर इसके दिमाग में एक खुफियापंथी ये थी कि ये पुलिस को खुद फ़ोन करके अपनी टिप दिया करता था कि मनिया सुरवे यहाँ पर है। तो ये फ़ोन करता था पुलिस वालों को कि मनिया सुरवे यहाँ पर है, और फिर वहाँ से भाग जाया करता था। तो बाद में लोग बताते हैं कि हाँ भाई, मनिया सुरवे था यहाँ पे। और पुलिस ये चूहे बिल्ली के खेल से जो है बड़ी परेशान थी कि साला जब देखो टिप करके खुद ही बता देता है कहाँ पर हो, और फिर वहाँ से भाग लेता है। पर पुलिस करती भी तो क्या करती है, अगर टिप आया है तो जाना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। और इसी टाइम पे ये जो साबिर इब्राहिम कास्कर की जो मौत थी, उसके वजह से दाऊद इब्राहिम जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और वो इससे बदला लेना चाहता था। दाऊद इब्राहिम वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज बेसिकली। बट क्या दाऊद इब्राहिम उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाता या हुआ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद आप इस वीडियो के अंत में जान जाओगे। मनिया सुरवे की मौत हुई थी एक एनकाउंटर में, और इस एनकाउंटर की 3 अलग-अलग थ्योरीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपको पॉसिबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा लगती है। मुझे क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस वीडियो में लिया है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से काम करती है, शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली थ्योरी ये थी कि वरदराजन मुदलियार, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, उस समय एक बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, उम्र दराज हो गए थे, खुद ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उनके गुर्गे ही ज़्यादा काम किया करते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, कमिश्नर, बिजनेसमैन, बिल्डर, सबके साथ उनके कनेक्शन थे। और जैसे मैंने बताया, उम्र ज़्यादा हो गई थी तो खुद ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो उनके जो गुर्गे हैं वही काम किया करते थे। माटुंगा का वो एरिया है जहाँ पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, और वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक इंसान थे, एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था रणवीर लेखा। रणवीर लेखा से इनके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ऐसा कहा जाता है कि रणवीर लेखा के बेटी की जब शादी हो रही थी तो वहाँ पे उन्होंने 365 टीवी उस समय भिजवाए थे बारातियों को गिफ्ट करने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, 365। और इसी वजह से पुलिस में इनकी पैठ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। मनिया सुरवे से इनकी मुलाकात, ऐसा कहा जाता है कि इनकी मुलाकात वहीं पे हुई थी, और थोड़ा इनका झगड़ा वगड़ा भी हुआ था, कुछ बातें हुई थी जहाँ पे गाली गलौज वगैरह भी हुई थी। पर कहा यह भी जाता है कि वरदराजन जो है मनिया सुरवे को बेटा बेटा कह के बुलाते थे, और ही बेसिकली कुड फोरसी कि मनिया सुरवे जो है फ्यूचर में जाके एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने वाला है, और इससे मुझे खतरा हो सकता है। तो जैसे कहते हैं ना कि दोस्त को अपने पास रखो, दुश्मन को और भी ज़्यादा पास रखो, ही वॉज प्लेइंग दैट काइंड ऑफ अ गेम। तो बेटा बेटा कह के बुलाते थे, और उसे एक वाइट एम्बेसडर गाड़ी दे रखी थी कि तुम इसको इस्तेमाल करो, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाया करो, जब जाना हो बता दिया करो, गाड़ी तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगी। इस तरीके का रिलेशनशिप, ऐसा कहा जाता है अगेन कि वरदराजन मुदलियार जो है उन्होंने उसके साथ मनिया सुरवे के साथ सेट कर रखा था। मनिया सुरवे वो इस चीज़ से अनभिज्ञ था कि वरदराजन जो है इसके खिलाफ कोई द्वेष रख रहा है, और इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है। अगेन दिस इज वन ऑफ द थ्योरीज जो कि मनिया सुरवे के एनकाउंटर से जुड़ी गई है, विच आई एम शेयरिंग विथ यू। तो कहा यह जाता है कि वरदराजन ने ही पुलिस को टिप दी थी जब ये व्हाइट एम्बेसडर कार जो है लोनावला जाने के लिए, विद्या नाम की एक लड़की थी जो बेसिकली मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके कॉलेज के बाहर, अंबेडकर कॉलेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाहर ये गाड़ी रुकने वाली थी जहाँ से मनिया सुरवे विद्या को पिक करने वाला था। और इस बात की टिप जो है पुलिस वालों को वरदराजन ने ही दी थी, और पुलिस वालों के साथ उसके क्या रिलेशनशिप थे ये मैं आपको बता चुका हूँ, और यहीं पे इसका एनकाउंटर किया गया था। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी है दाऊद इब्राहिम की, और दाऊद इब्राहिम की थ्योरी बड़ी विचित्र है। अपेरेंटली साबिर की मौत के बाद ये बदला लेना चाहता था ऑब्वियसली, और दाऊद इब्राहिम ने एक विचित्र सा गेम रचा, एक चक्रव्यूह, जहाँ पे एक लड़की को विद्या की दोस्त बनवाया गया कि तुम उसके साथ रहो और ये जानने की कोशिश करो कि विद्या मनिया सुरवे के साथ कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ घूमती है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये लोग कहाँ समय व्यतीत करते हैं। बेसिकली हर पल की जानकारी विद्या के माध्यम से इस लड़की तक पहुंचे, और इस लड़की के माध्यम से दाऊद इब्राहिम पर पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि ये फील्डिंग जो है दाऊद इब्राहिम ने ही सेट करी थी। उस लड़की को बेसिकली डराया धमकाया गया था कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो भी बेचारी मजबूर थी, और वो विद्या से सारी जानकारी लिया करती थी मनिया सुरवे के बारे में कि आज तेरी मनिया ने क्या किया, आज तुम कहाँ जाने वाले हो, कहाँ मिलने वाले हो, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और जिस दिन मनिया सुरवे उस कॉलेज पहुंचा था विद्या से मिलने के लिए, उसकी टिप इस लड़की के माध्यम से दाऊद इब्राहिम ने पुलिस वालों को दी थी। तीसरा एंगल जो है वो आपको थोड़ा
अगेन आई विल ब्रिंग इन सुशांत सिंह राजपूत वाला रेफरेंस यहाँ पे, क्यों उसके बारे में मैंने ये पॉइंट बोला। तो 1981 में जब पुलिस वाले परेशान थे मनिया सुरवे से, तो वो डिसाइड कर चुके थे कि अब मनिया सुरवे को सेट करना है, उसकी फील्डिंग करनी है, अरेस्ट करना है कि मारना है ये तो बात की बात है। उस समय पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे जूलियो रवेलो। उन्होंने एक टीम संगठित करी कुछ सीनियर ऑफिसर्स की, और एक दूसरी टीम संगठित करी जिसके अंदर कोई 18-20 लोग थे, और इन सब लोगों को एक्टिवेट किया गया जानने के लिए मनिया सुरवे के हालचाल कहाँ है और वो क्या कर रहा है। अब ये जानकारी मिलेगी कैसे? ये जानकारी कि मनिया सुरवे एक लड़की के साथ लोनावला जाने वाला था, ये पुलिस तक पहुंचेगी कैसे? तो कहा यह जाता है कि पुलिस के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आई कि मनिया सुरवे लोनावला जाने वाला है एक लड़की के साथ, तो उन्होंने इस 18 लोगों की जो टीम थी उसकी मदद से 3 मेन चेक पॉइंट्स थे जो मुंबई से बाहर निकलने का रास्ता था, वहां पे नाका लगवाया गया कि वहां से मनिया सुरवे बाहर ना निकल पाए। जिस लड़की से मनिया सुरवे मिलने वाला था, जिस विद्या से, अपेरेंटली वो पुलिस वालों के द्वारा ही सेट करी गई थी, उसको ही मनिया सुरवे की लाइफ में लाया गया था। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज इसलिए हो सकती है, और सुशांत सिंह राजपूत के केस से इसलिए भी कनेक्ट किया मैंने थोड़ा सा इसको, कोई ऐसे रेफरेंस नहीं है, बट जस्ट द मेंटालिटी एंड द वर्किंग स्टाइल ऑफ मुंबई पुलिस। वो ये है कि अगर आपको ध्यान हो, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पहले और बाद दोनों टाइम में प्रदीप शर्मा नाम का एक पुलिस वाला हुआ करता था, जिसके साथ रिया चक्रवर्ती के 30-40 कॉल्स थे, बैक टू बैक लंबे कॉल्स चले थे, जिसके बारे में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला है कि ये पुलिस वाले से आखिरकार बात क्या कर रही थी। सीडीआर के अंदर जो डेटा सामने आया, उसको ना रिया चक्रवर्ती ने कभी खुद से पहले बताया था, ना प्रदीप शर्मा ने बताया कि वो रिया चक्रवर्ती को पहले से जानता था। रिया चक्रवर्ती के सचिन वाजे के साथ क्या कनेक्शन थे, और परमवीर सिंह को भी वो जानती थी, जो कि पता नहीं आज कहाँ है, दोनों जेल में है या जो भी है। बट रेफरेंस यहाँ पर ये देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मुंबई पुलिस इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, कि वो किसी की लाइफ में किसी को इम्प्लांट करके उस इंसान की जिंदगी को छीन सके या उसके साथ खिलवाड़ कर सके। दैट वाज द रेफरेंस पॉइंट जो मैं वर्किंग स्टाइल ऑफ मुंबई पुलिस का यहाँ पे जोड़ना चाहता था सुशांत सिंह राजपूत और मनिया सुरवे के केस में। एनीवेज, तो ये सारी की सारी फील्डिंग जो है सेट करी जाती है। 11 जनवरी 1982 को उस कॉलेज के आसपास में पुलिस वाले जो है नॉर्मल लॉन्डो के गेटअप में घूम रहे थे, क्लीन शेवन लड़कों के वाले कपड़े वपड़े, हाथ में कॉपी किताब लेके वो घूम रहे थे वहाँ पे, और उन बुक्स के अंदर उनको काट के पिस्टल वगैरह छुपाई हुई थी। इवेंचुअली जब मनिया सुरवे आता है वहाँ पे, तो उस लड़की के द्वारा जो कि हनी ट्रैप की गई थी, हनी ट्रैपिंग करी गई थी, उसने इशारा किया कि ये मनिया सुरवे है, और पुलिस वाले फिर जाते हैं और मनिया सुरवे का एनकाउंटर कर देते हैं। एनकाउंटर भी उन्होंने ऐसे किया कि वो मनिया सुरवे के पास जाते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मुंबई पुलिस से हैं। तो जैसे ही वो मुंबई पुलिस का इंट्रोडक्शन होता है, मनिया सुरवे अपनी पिस्तौल निकाल के गोली चलाने की कोशिश करता है, और पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे जो जाते हैं उससे बात करने के लिए, वो नॉन स्टॉप 4-4 गोली उसके अंदर ठोक देते हैं। 8 गोलियां मनिया सुरवे के शरीर में घुस चुकी थी, पर वो अभी भी जिंदा था। मनिया सुरवे 8 गोली खाने के बाद भी अभी मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। मनिया सुरवे को फिर डाला जाता है पुलिस की गाड़ी में, और उसे वहां से लेके जाया जाता है। अंबेडकर कॉलेज में एनकाउंटर हुआ था, उसे वहां से लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल जो है, जो कि आधे घंटे की डिस्टेंस पे था, वहां लेके जाया जाता है। बीच में ऑब्वियस सी बात है 1-2 हॉस्पिटल और भी थे जहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी जाती है, और जो शूट आउट एट वडाला में दिखाया गया कि गाड़ी घूम रही है, क्योंकि मनिया सुरवे मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाड़ी को घुमाया जा रहा था कि इसको बचाना नहीं है, ही हैज टू डाई, दैट वाज द आइडिया। तो वो गाड़ी घूमती जा रही थी, और उस समय मनिया सुरवे पुलिस को लगातार गालियां दिए जा रहा था, और एक चीज रिपीट कर रहा था जो कि फैक्ट है, जिससे कोई भी जिसको डिनाई नहीं कर सकता, और वो ये कि तुम लोगों ने मुझे क्रिमिनल बनाया, यू गाइज मेड मी द मॉन्स्टर दैट आई एम टुडे, दैट आई बिकेम। और इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मनोहर सुरवे को मनिया सुरवे बनाने में मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा रोल था। सबसे बड़ा क्या, इकलौता रोल मुंबई पुलिस का था, और मुंबई पुलिस की वजह से ही they have to take responsibility for the people who were killed, who were extorted, who were destroyed, the families that were destroyed after Manohar Surve became Manya Surve. At least that's what I think. अच्छा, इसके बाद बेशर्मी की हद देखो। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस वाले जो है, जो पुलिस हेड होते हैं, उनके पास जाते हैं, एक साइटेशन देते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि हम मनिया सुरवे के पास गए, हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी, उसने हमारी गन को छीन कर हम पे फायर करने की कोशिश करी, तो बदले में हमें उसे मारना पड़ा। और ये रिकमेंडेशन भेजा गया कि जो पुलिस वाले थे इनको गैलेंट्री अवार्ड दिए जाए। तो जो सबसे
पुलिस के टॉप ब्रास था वो इस साइटेशन को नहीं मानता और कहता है कि अगर आप वहाँ तक पहुँच ही चुके थे, उसके सामने थे, उसको अरेस्ट कर लिया था तो उसको मारने की ज़रूरत क्या थी? ये तो बहुत ही नकारा सा साइटेशन है, बिल्कुल बेकार सा है। पर इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि अगर यहाँ पे पुलिस को अवार्ड नहीं दिया गया तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ा था पुलिस वालों का और जो लोगों के अंदर विश्वास जागा था कि मुंबई पुलिस हमारी रक्षा के लिए तत्पर है हर समय, प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री अवार्ड्स दिलवाए गए पुलिस वालों को, 3 पुलिस वालों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो इस बात को दर्शाता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने एक गैंगस्टर को क्रिएट किया, उन्हीं को रिवॉर्ड किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और जनता उनके लिए ताली बजा रही थी। कोई भी पुलिस वाला, स्पेशली दाभोलकर, आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि तुमने एक इंसान को झूठे केस में फंसा दिया था। तो मुंबई पुलिस की तारीफ होती है और इवेंचुअली मनिया सुरभि जो है वो, उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। 11 जनवरी 1982 को जो एनकाउंटर हुआ है, कई लोगों का ये कहना है कि ये भारत का पहला एनकाउंटर था। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस थ्योरी में यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि एनकाउंटर पहले भी कहीं ना कहीं हुए होंगे, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मीडिया या अटेंशन वो खबर उतनी प्रोमिनेंट नहीं बनी होगी। पर मुंबई पुलिस का रोल, सरकार का रोल, और बाद में जो सीएम बने उनका दाऊद इब्राहिम के साथ का रोल एक ऐसी पेचीदा कहानी है जिसका आंसर किसी के पास नहीं है। और ये आंसर कि मनिया सुरभि का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस को टिप किसने दी, तीनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सच्ची है, इसका सवाल भी किसी के पास नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आपके पास है अगर तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ मनिया सुरभि। अगर आपने, जैसे मैंने बताया, दिलीप बुआ, और अगर आपने माया डॉलर्स का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी देखें। दाऊद इब्राहिम का भी लिंक दिया हुआ है, वो भी देखें। एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डार्क सीक्रेट्स। इस वीडियो को मैंने उस कैटेगरी में नहीं रखा है, बट एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डार्क सीक्रेट्स। अगर उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको भारत के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, कुछ केस नरेंद्र मोदी और अमित शाह से रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर किए हुए हैं। अगर नहीं देखें तो कृपया गो अहेड एंड वॉच देम। हैविंग सेड दैट, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर ऑडियो सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे तो यूट्यूब पे कनेक्ट करें। चैनल का मेंबर बनके फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप करके वीडियो को आगे प्रमोट करने में हमारी सहायता करें। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।